स्टार्ट कर दिया। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का जेएल प्रयोजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये जो क्लासेस जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये क्लासेस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। एक बार मैं अपना परिचय आप लोगों को एक बार और दे दूं। मेरा नाम डीपीएन सिंह है और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं। अभी आपके जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर थोड़ा डिस्कशन करूंगा। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं। लगभग मुझे 13 वर्ष हो चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाते हुए। अभी मैं आप लोगों की सेवा के लिए तैयार हूं और ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस जेएल प्रयोजन क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस होता है, इस जनरल साइंस में कौन कौन सा सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सबने सिलेबस देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जेपीएससी की, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक जनरल साइंस और दूसरा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और तीसरा जो टॉपिक है उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वह बटा हुआ है। तो जो अगर मैं सामान्य विज्ञान की अगर बात करूं तो इस सामान्य विज्ञान से आपके कम से कम 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां से भी आपके कम से कम 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां से आपके कम से कम 3 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और जहां तक इन प्रश्नों की अगर बात है तो ये सभी प्रश्न जो हैं ये लगभग 2-2 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस जनरल साइंस में इसको मुख्य रूप से बेटा 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहा जाता है। पहले को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है। और तीसरा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहा जाता है। तो ये जनरल साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर है क्या, कौन सी खेती कब की जाती है, रबी खरीफ जायद की खेती कब की जाती है, कौन सा नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डेवलप किया गया है। जैसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया, आपका डीएमएच मस्टर्ड है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। ये सब क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनकी विशेषता क्या होती है, किस प्लांट्स के लिए क्या जरूरी है, ये सब हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। और जो झारखंड स्टेट सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत
जो हम लोग बहुत सारे नेटवर्क पढ़ते हैं, जैसे लैन होता है जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पैन होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस नेटवर्क होता है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, जैसे कंप्यूटर के प्रकार में अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, या हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इनकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आजकल जो आधुनिक समय में नैनो कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, बायो कंप्यूटर है, पाम टॉप है, इन सब की भी एक विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ बेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसकी खोज किसने किया है, सुपर कंप्यूटर का भारत में विकास क्रम क्या है, भारत में किस तरह के सुपर कंप्यूटर को सबसे पहले डेवलप किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्लो सॉल्वर एक सुपर कंप्यूटर था, फिर उसके बाद परम 8000 आया, फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो सहस्त्र टी है, फिर प्रत्यूष है, अभी वर्तमान में परम सिद्धि भारत का एक बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर है जो 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां स्थान रखता है। तो इस तरीके से एक सुपर कंप्यूटर का भारत में विकास क्रम पढ़ा जाएगा और किस तरीके से वैश्विक पटल पर, वर्ल्ड लेवल पर सुपर कंप्यूटर किस तरीके से डेवलप हुआ, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ बेटा हम लोग जो कंप्यूटर से या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे वाईफाई क्या होता है, वाई मैक्स क्या होता है, वाइट फाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, लाई फाई क्या है, LTE, GPRS, GSM, वोल्टी, इन सब को भी हम लोग पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये तो मैंने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको बताया। इसके अलावा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद नेट न्यूट्रलिटी होता है, ये सब हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अभी हाल ही में वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, ये सब क्या होता है, ये सब मैं अपनी क्लासेस में आपको आगे बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो ये तो हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने डिस्कस किया। जनरल साइंस में जो 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जो सबसे बड़ा सेक्शन है जिसमें हम लोग बायोलॉजी से जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी में कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उन पर मैं डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले बेटा बायोलॉजी है क्या, ये हम लोग पढ़ा जाएगा। इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी जानकारी आप ले लें। जैसे बायोलॉजी है क्या, अगर ये प्रश्न उठता है तो बायोलॉजी है क्या, आप बोलेंगे स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। एक ऐसा विषय जिस विषय में हम लिविंग बीइंग्स यानी जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब जीवित प्राणियों के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है जिस आधार पर हम ये प्रमाणित करते हैं कि लिविंग बीइंग्स कौन है। तो लिविंग बीइंग्स कौन है, जैसे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी जानकारी हम लोग इस इंट्रोडक्शन में जानेंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी लिविंग बीइंग्स अपने समान बच्चे पैदा करता है। और ये कई टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सेक्सुअल गैमिट्स भाग लेते हैं बेटा, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल गैमिट्स भाग लेते हैं, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। 2 टाइप का होता है ये, एक होता है इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आप सबको जानकारी होना चाहिए कि ये क्रिया मां के शरीर के अंदर संपन्न होती है, यानी मेल गैमिट
और फीमेल गैमिट मां के शरीर के अंदर उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, वहां जो फ्यूजन होगा तो इस तरह के रिप्रोडक्शन की क्रिया को इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो डेवलप होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है वो एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। जब क्लास स्टार्ट होगी तो पूरा पिक्चराइज करके इसको मैं आपको बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल पार्ट डू नॉट पार्टिसिपेट, यानी सेक्सुअल पार्ट जिसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्सुअल गैमिट्स भाग नहीं लेते, मेल और फीमेल गैमिट भाग नहीं लेता है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल से डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रा एक जीव है, हाइड्रा में एक प्रोसेस होता है बडिंग, बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप देख लीजिए अमीबा, अमीबा में आप बाइनरी फिशन देखेंगे, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण होता है। ऐसे बहुत सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे वह है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी संक्षिप्त में मैं चर्चा कर देता हूं, क्लासरूम में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कैरोलस लीनियस नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें प्रपोज किया था। कैरोलस लीनियस ने बताया कि इस पृथ्वी पर दो तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक प्लांट के रूप में और एक एनिमल के रूप में। तो दो प्रजातियों को उन्होंने डिक्टेट किया, इसी आधार पर उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया और 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। तो अगर आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया है, तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। जैसे बेटा आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है, तो आप बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप बोलेंगे पाइजम सेटाइबम। तो पाइजम और सेटाइबम ये 2 शब्द आपको मिल रहे हैं। तो पाइजम का मतलब होता है जीनस, सेटाइबम का मतलब होता है स्पीसीज। तो यानी वंश और जाति, ये 2 भागों में कोई भी वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बांटा गया है। अगर कभी भी यह प्रश्न पूछा जाए कि ये जो 2 नाम में बांटा गया है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है बेटा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इसको द्विनाम पद्धति कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछ ले कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। यानी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। इसीलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में आर.एच. विटेकर हैं। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया के बारे में बताया। ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जानने के बाद बेटा हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वह सेल होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल is the smallest unit of life and cell is the structural and functional unit of life, and cell are divided in 2 parts, prokaryotic cell and eukaryotic cell। और आगे जब क्लासरूम में आप बैठेंगे तो आपको यह बताया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इसी सेल के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है टिश्यूज। टिश्यूज का मतलब होता है उतक। उतक क्या होता है? उतक के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो उतक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ द सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट टिश्यू भी होता है और एनिमल टिश्यू भी होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी जीवधारी के पूरे शरीर का निर्माण सेल से होता है और सेल
टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी का निर्माण होता है। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि किसी भी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सेल है। और सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक और सेल थियरी वाज गिवन बाय स्वान एंड स्लाइडेन। ये मैं आपको बताऊंगा क्लासरूम में कि स्वान एंड स्लाइडेन में किस तरह की सेल थियरी आप लोगों को दी थी। और पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनका पूरा डिटेल स्टडी किया जाएगा जब मैं आपको इसकी क्लास आप लोगों की लूंगा। अभी आपको यह बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। टिश्यूज के बाद बेटा हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के बाद हम लोग जानेंगे कि विटामिन्स क्या है, और विटामिन्स के बाद हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग न्यूट्रिशन, विटामिन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम जानेंगे। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बेटा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर, जिस क्रिया के द्वारा या जिस पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, या जिस पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब सर, न्यूट्रिशन को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है जब कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, स्वपोषी पोषण। जैसे प्लांट्स जो है, प्लांट्स प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। बट वी आर द हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड मटेरियल। हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, विषमपोषी हैं। इसलिए विषमपोषी कहे जाते हैं क्योंकि हम लोग भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमको विषमपोषी कहा जाता है। तो न्यूट्रिशन एक क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीवधारी को ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी के शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और जिससे किसी भी जीवधारी की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन का प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ा ही मजेदार प्रोसेस है। ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बड़ा आसानी से बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए आपने थाली में खाना लिया, रोटी के टुकड़े को तोड़ा और माउथ में रखा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। फिर माउथ में रोटी के टुकड़े को चबाया और ये चबाते 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 छोटी आंत तक पाचन होता है, यानी माउथ से लेकर छोटी आंत तक पाचन होता है। पहले मुख में रखा यानी इंजेशन, माउथ से छोटी आंत यानी पाचन, और पाचन के बाद पचा हुआ पदार्थ अवशोषित होता है कोशिकाओं के द्वारा, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है और उन भोजन को तोड़कर एनर्जी बनाता है, उसे एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। फिर जो बचा हुआ अपचित पदार्थ होता है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल नहीं होता, जो अपशिष्ट होता है, वो शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग इजेशन कहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं। विटामिन्स के बारे में पढ़ा जाएगा कि विटामिन्स की खोज कैसिमिर फंक ने किया है। 2 टाइप का विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इनकी कमी से कौन सा रोग होगा, क्या खाया जाए तो ये विटामिन्स हमारे शरीर में फुलफिल हो जाएंगे, कैसे ये विटामिन्स होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसका पूरा का पूरा अध्ययन हम लोग करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब का क्या रोल होता है, लीवर का क्या रोल है, पैंक्रियाज का क्या रोल है, डाइजेशन में ये समस्त हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें जो जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उन एंजाइम्स का क्या रोल है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। और आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि ये जेएल प्रयोजन क्लासेस जो झारखंड पीसीएस की क्लासेस ले रहा है, उसके माध्यम से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। आप सब जो नए बच्चे जुड़े हैं उन बच्चों को बता दूं कि मेरा नाम डीपीएन सिंह है, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं मुखर्जी नगर दिल्ली में, और आप लोगों की क्लासेस लेने आऊंगा जेएल प्रयोजन में। आप लोग बहुत ईमानदारी से
मेरी क्लासेस को सुनिएगा, समझिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनरल साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके मन में किसी भी तरह का अगर संदेह होगा, उसको जरूर सॉर्ट आउट किया जाएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। यानी कि श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास क्या है, यानी रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये हम जानेंगे। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। बस शॉर्ट में बता देता हूं। ब्रीदिंग एक प्रक्रिया है। ब्रीदिंग मीन्स श्वासोच्छ्वास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांस अंदर गया, उसके द्वारा ऑक्सीजन रक्त नलिकाओं के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचा और कोशिकाओं में पाए जाने वाले ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थ को जब ऑक्सीजन ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो तमाम ऊर्जा निर्मित करता है एटीपी के रूप में। इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, ये पूरा डिटेल स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगला जो टॉपिक है वह है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जी तंत्र। यानी उत्सर्जी तंत्र का मतलब होता है कि उत्सर्जन क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे शरीर के किन किन अंगों से बाहर निकलता है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े के द्वारा बाहर निकलता है। यानी लंग्स एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हमारी जो त्वचा है वहां से पसीना बाहर निकलता है, यानी स्किन इज आल्सो एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा जो किडनी है वो ब्लड को प्यूरिफाई करके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है मूत्र के रूप में, यानी यूरिन के रूप में। तो ये एक प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसी तरीके से लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो लीवर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हमारे बॉडी का लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, मल परित्याग करता है। इस प्रकार से यह एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम, और कितने जानवरों में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, किडनी का क्या रोल है, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन का क्या रोल है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके बाद बेटा हम लोग नर्वस सिस्टम और इसी के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। यानी नर्वस सिस्टम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है डक्टलेस क्यों होता है, एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है डक्टफुल क्यों होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या किडनी के ऊपर पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, उन हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं, उन पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद बेटा जो रेस्ट बचता है प्लांट से रिलेटेड, उस प्लांट से रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट्स में और बहुत सारी बातें जो प्लांट्स में होती है, फ्रूट्स क्या होते हैं, सीड्स क्या होते हैं, जहां से क्वेश्चंस अराइज होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस जीव विज्ञान विषय में। आशा करते हैं कि सिलेबस का जो मैंने डिस्कशन किया बायोलॉजी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरीके से मैं पूरी क्लास को पढ़ाऊंगा और पूरी ऊर्जावान क्लास रहेगी, पूरी एनर्जी वाली क्लास रहेगी। ईमानदारी से आप अगर बैठते हैं मेरी क्लास में तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या नहीं होने दूंगा। उसी क्रम में अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या कौन कौन से मेन टॉपिक होते हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में मैटर पढ़ते हैं,
मैटर क्या है, फिर उसके बाद मैटर के बाद हम लोग उसी में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स को पढ़ेंगे, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुवीय संरचना जो होती है वो क्या होती है, जिसमें डाल्टन का थियरी, थॉमसन का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, बाउर रूल्स, हुंड्स रूल्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, इन सबको एकदम एग्जाम्पल के साथ पूरा बढ़िया से सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। देन आफ्टर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एसिड, बेस एंड साल्ट और भी जो इसके साथ जो हमारे दैनिक जीवन के रसायन है, डेली लाइफ केमिस्ट्री है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो जिसमें पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, सोप, ग्लास, सीमेंट, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये सब मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। फिर फिजिक्स पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें साउंड एंड वेव्स, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स का जो पार्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आज जो मैंने इस जेएल प्रयोजन क्लासेस के माध्यम से जो सिलेबस का डिस्कशन किया है वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और जैसे ही क्लास मेरी शुरू होगी आप लोग और भी इससे लाभान्वित होंगे। ये जेपीएससी के लिए जेएल प्रयोजन क्लासेस आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का अपनी इस क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।